नमस्कार मित्रों। बेमिसाल 5 सवाल के भाग 4 में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर 5 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आए हैं जो विगत वर्षों में बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं और निकट भविष्य में भी ऐसे सवाल पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए बढ़ते अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है। कितने को क्रिकेट खेलना पसंद है? तो 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 55 विद्यार्थी है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी दो खेल में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। प्रत्येक विद्यार्थी में से कितने विद्यार्थी को क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों पसंद है? दोनों पसंद है वाला ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आपके पास 55 है। 55 विद्यार्थी कुल हैं आपके, जिनकी संख्या 55 है। अब हम देखते हैं कि क्रिकेट खेलने वाले, तो क्रिकेट खेलने वाले हमारे पास क्रिकेट वाले बच्चे हैं जो क्रिकेट सिर्फ खेलते हैं। क्रिकेट खेलने वालों की संख्या जो है आपकी वो कितनी है? 34 है। और जो बैडमिंटन खेलते हैं उनकी जो संख्या है, बैडमिंटन वालों की जो संख्या है, बैडमिंटन खेलने वालों की जो संख्या है आपकी वो कितनी हो गई है? 26। तो कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेल रहे हैं, कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो इन दोनों में आ रहे हैं, क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। तो कुल बच्चों की संख्या आपके पास, कुल बच्चों की संख्या जो है वो कुल बच्चों की संख्या कितनी है? कुल तो हमारे पास 55 है। और इसमें से अगर आप इन दोनों का सम कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 34 6 40, 40 20 60, यानी 60 बच्चा हो गया। तो कुल बच्चे में 5 की बढ़ोतरी हो गई। तो सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले और क्रिकेट खेलने वाले को जोड़ने पर अगर हमारा 60 आ रहा है, जबकि कुल बच्चा हमारे पास 55 ही था, यानी इन दोनों का अंतर अगर हम ले ले, 60 में से 55 को घटा दे तो वैसे बच्चे निकल जाएंगे जो दोनों खेल पसंद करते हैं। तो 60 में से 55 को अगर घटा दिया जाए तो आपका 5 आ जाएगा। तो 5 बच्चे ऐसे हैं जो इस रेंज में आएंगे, यानी दोनों खेल खेलने वालों में 5 बच्चों की संख्या होगी। और 5 ऑप्शन में हमारे पास है प्रश्न के सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा है क्वेश्चन, वे प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल 2400, मतलब प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 2400 है और उनके वर्गों का गुणनफल 5200 है। देखिए ऐसे प्रश्न को तो आप समीकरण बना के भी हल कर सकते हैं। समीकरण कुछ आप ऐसे बना सकते हैं कि मान लीजिए कि एक प्राकृत संख्या x है और दूसरा प्राकृत संख्या y है, तो एक्स वाई का गुणनफल आपको दिया हुआ है कितना? 2400। फिर कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है आपको दिया हुआ है 5200। इसको आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को जब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा और आपका समय परीक्षा में बर्बाद हो जाएगा। तो बेहतर होता है कि ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम ऑप्शन का प्रयोग करें। तो ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका गुणनफल 2400 नहीं है। तो 12 दूनी हो जाएगा 24, तो ये 2400 हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं छाट सकते। 8 3 24, ये भी 2400 हो जाएगा, नहीं छाट सकते हैं। 6 चौको 24, 24 ये भी 2400 हो जाएगा, नहीं छाट सकते हैं। 75 गुने 32, तो ये भी 2400 हो जाएगा, इसको भी हम नहीं छाट सकते हैं। यानी पहले वाले ऑप्शन से तो कोई नहीं छटा। अब दूसरा वाला ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं हम लोग। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है भाई? उनके वर्गों का योगफल कितना होना चाहिए? आपका 5200 होना चाहिए। तो अगर वर्गों का योगफल 5200 होना चाहिए, यानी आसानी से आपको याद करना पड़ेगा। अगर वर्ग आपको याद होगा तो पहले ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो 12 का वर्ग आपको याद है 144 होता है, और एक जीरो के बदले में दो जीरो हो जाएगा। दो का वर्ग कितना होता है? 4 होता है, एक जीरो के बदले में दो जीरो हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में वर्गों का योग अगर हम चेक करें तो 800 ये हो गया 14800, जबकि आपको बोला गया है 5200। तो पहला ऑप्शन तो इस हिसाब से हो गया गलत। अब आइए दूसरे ऑप्शन के वर्ग करके चेक कर ले। 8 का स्क्वायर होता है 64 और एक जीरो का दो जीरो। 3 का स्क्वायर होता है 9, एक जीरो का दो जीरो। तो 9 4 13 का 3 हो गया, और 6 का 6 बच गया, और इधर दो जीरो का दो जीरो हो गया, और बोला 5200, यानी दूसरा ऑप्शन भी अब आपका गलत हो चुका है। आइए चौथे को चेक कर ले, डी। डी की चेक कर ले। अगर हम डी को चेक करें तो आपका कितना हो जाएगा? आपका 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, और 36 का दो जीरो और हो गया। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, और एक के बदले में दो जीरो हो गया। और 36 और 6, 6 6 12 का दो बचा एक,
3 1 4 1 5 52, 5200 आ गया, यानी प्रश्न का उत्तर तो डी लग रहा है, लेकिन अभी भी हमारे पास ऑप्शन सी है। सी को क्यों चेक करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खतरनाक वाला ऑप्शन ई होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसलिए मजबूरी है, बिना सी को चेक किए हम आंसर नहीं लगा सकते हैं। डी तो हालांकि आंसर मिल चुका है, लेकिन सी के वर्ग को चेक करना पड़ेगा। तो 32 का वर्ग आपको याद होगा, 32 का वर्ग कितना होता है, 1024 होता है। अब रही बात की 75 का वर्ग, तो 75 का वर्ग आप 75 को 75 से गुना करके आप निकाल सकते हैं। 75 को अगर हम 75 से गुना कर ले, 75 इंटू 75 कर ले, तो हमारा लगभग 5625 के आसपास आएगा, 5625 आ जाएगा ये, और 5625 यहाँ डालेंगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता। 5200 चाहिए तो इससे अधिक ही आने वाला है, 5200 से अधिक ही आने वाला है, ये ऑप्शन भी बेकार हो गया। यानी इस हिसाब से प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका क्या हो गया, आपका होता है प्रश्न का सही उत्तर जो है डी। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है डी। हालांकि आप इस विधि से भी आप बना सकते थे, जो दूसरा विधि मैंने पहले आपको लिख दिया था, इस विधि से आप कैसे बनाते, तो एक फॉर्मूला लगा देते कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब टू इसमें डाल देते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई थी, ये वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, वर्गों का योग आपको 5200 दिया हुआ था, तो 5200 यहाँ डाल देते, टू को टू रहने देते, एक्स वाई के बदले में हमारे पास कितना दिया हुआ भाई, तो 2400, तो 2400 को यहाँ लिख देते। तो 5200 और 5200 और प्लस 2400 का दो गुना, यानी 5200 के बाद 2400 का दो गुना यानी 4800, और 48 और तो कितना हो जाता, 48 और दो 50 50 100, तो ये 100 हो गया, 100 हो गया, और 100 पे दो जीरो और हो गया, यानी 10,000, यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाती, रूट अंडर 10,000 आता, रूट अंडर 10,000 आने का मतलब है कि 100 आ जाता। x प्लस वाई की वैल्यू 100 होनी चाहिए थी। तो अब आप इससे भी डायरेक्ट यहां से भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू आपको कितनी चाहिए थी, 100 चाहिए थी, तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको 100 चाहिए थी, तो सोचिए पहला ऑप्शन में तो 140 आएगा, दूसरा में कितना आ जाएगा, 8 30 80 30 110 आ जाएगा, फिर 75 और 32, 75 और 32 कितना आ जाएगा, तो 75 और 32 भी 100 नहीं होगा, 60 40 ही 100 हो पाएगा, यानी इससे भी आप चेक कर सकते थे कि करेक्ट ऑप्शन कौन है, डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है, यानी मिश्रण हमारे पास कितना है, तो 70 किलोग्राम है, 70 किलोग्राम है मिश्रण, जिसमें से बालू कितना भाग है, बालू है आपका 4 भाग, यानी बालू बालू की अगर हम बात करें तो बालू है 4 भाग, और सीमेंट कितना है, सीमेंट है आपका, सीमेंट की अगर हम बात कर ले तो सीमेंट हमारा जो है वो 1 भाग है, तो बालू 4 भाग है जबकि सीमेंट 1 भाग है, सॉरी सीमेंट जो है आपका 1 भाग है, बालू 4 भाग सीमेंट 1 भाग, यानी कुल मिला के इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो कितना, 5, यानी 5 का मान कितना है, 70 है, तो 70 को अगर हम 5 से भाग दे दे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा, तो 14 पचे 70, यानी कहने का मतलब है कि एक का मान कितना आ गया, 14 पचे 70, इसका मतलब है एक का मान 14 केजी है, 14 केजी क्या है आपके पास, सीमेंट है, और बच गया तो 14, 70 में से 14 घटा लीजिए, तो 70 में से 14 जब आप घटाएंगे यानी कितना बालू है, 56 केजी बालू है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि मिश्रण में कितना बालू मिला दिया जाए ताकि बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए, बालू कितना मिला दिया जाए, तो मान लिया कि हम बालू x केजी मिला दे रहे हैं, बालू x केजी मिला दे रहे हैं, और तो अनुपात क्या चाहिए आपको, अनुपात जो है नया अनुपात कितना है, नया अनुपात 6:1 होना चाहिए, नया अनुपात 6:1 होना चाहिए, नया वाला जो अनुपात होना चाहिए वो 6:1 ही रहना चाहिए, 6:1 ही रहना चाहिए, यानी एक का वैल्यू तो 14 ही केजी रहेगा, एक का वैल्यू तो बदलना नहीं है, एक का वैल्यू कितना रहेगा, 14 किलोग्राम रहेगा, तो अब 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 6 की वैल्यू 14 छक कितना हो जाएगा, 14 से गुना कर देंगे तो 14 छक 84, यानी 84 होना चाहिए, पहले 56 केजी बालू था, अभी 84 केजी बालू चाहिए, तो कितना केजी और बालू देना पड़ेगा, तो घटा दीजिए तो अपने आप निकल जाएगा, तो 84 में से 56 अगर हम घटा लें तो 14 में से 6 गया 8, और ये बच्चा 7, 7 में से 5 गया 2, तो यानी 28 केजी और बालू डालना पड़ेगा, तो हमारा काम बन जाएगा। कोई है ऑप्शन हमारे पास 28 केजी, तो 28 केजी का जो ऑप्शन है ऑप्शन बी है, प्रश्न का सही उत्तर होता है बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कहता है कि 200 और 600 के बीच ऐसी संख्याओं को ज्ञात करिए, 200 से 600 के बीच, 200 से 600 के बीच कितनी संख्या हैं जो 4 5 और 6 से विभाज्य है।
आप याद रखेंगे कि जो संख्या 4, 5 और 6 से विभाज्य होगा वो इनके एलसीएम से यानी लघुत्तम से भी विभाज्य होगा। तो ऐसा करते सबसे पहले तो 4, 5, 6 का लघुत्तम निकाल देते। तो 4, 5, 6 का लघुत्तम हालांकि आएगा ये एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये 60 आने वाला है। मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ। 2 से लगा दीजिए तो 2 दूनी 4 और 5 नहीं लगेगा, 2 तिया 6, अब तो कटने वाला है नहीं। तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 तिया 60, यानी एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। यानी वैसा नंबर जो 60 से कटे और 200 से लेके किसके बीच हो जाए, 200 से लेके 600 के बीच हो जाए, ऐसे संख्याओं को हमको लिखना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला संख्या जो है आपका 200 से ज्यादा हो जाए तो 60 तिया 180 होता है, 6 चौको 24 तो 240 होता है, 6 पचे 30, 6 पचे 30 यानी 300 होता है, 6 पचे 30, 300 हो गया, 6 छके 36 यानी 360 हो गया। फिर आपका 420 हो गया, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 480 हो गया। फिर 6 नमाई 54, 540 हो गया। तो 540 हो गया। इतनी संख्याएं हमको मिल रही है इनके बीच की। अब गिन लेते हैं हम लोग कितनी मिल रही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 संख्याएं ऐसी है हमारे पास जो इनके बीच की है, और 6 संख्याएं इनके बीच की है। यानी 6 ऑप्शन में अगर आपके है तो आप लगा दीजिए। 6 आपके ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ऐसी संख्या 6 है जो इनके बीच में है, जो 4, 5 और 6 सबसे कटेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, n कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। और धनात्मक यानी n की जो वैल्यू होगी वो क्या होना चाहिए? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ये हो सकता है। n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 का पावर 4n और 4 का पावर 3n हमेशा डैश से विभाज्य होगा। किस नंबर से विभाज्य होगा? अब आपको ये चेक करना है। तो क्या दिया हुआ है? 3 का पावर 4n और माइनस 4 का पावर 3n। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, n का मान 1 डाल देते। तो n का मान 1 डालने पर क्या हो जाएगा? 3 का पावर 4 घटा 3 का पावर 4 घटा 4 का पावर 3, 3 का पावर 4 घटा 4 का पावर 3। तो आपको पावर याद होगा। तो 3, 3 का 9, फिर 27 और 81, यानी 3 का पावर 4 का 81 हो जाता है, 4 का पावर 3 तो 4, 16, 64, 64 आ गया। और 81 और 16 हो जाए, 64 और 6 80, 80 हो जाएगा। 16 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा और 1 यानी 17 अंतर आ जाएगा इसका। अब तो n 1 डालने पर इतना आया। अगर n की मान 2 डाल दें, n की मान अगर हम 2 डाल दें तो n की मान 2 डालने का मतलब है कि 3 का पावर 4 इंटू 2 यानी 8 माइनस 3, 4, 4, 3, 3 टू जा 6 यानी 4 का पावर 6। तो 3 का पावर 8 को हम लिख सकते थे। 3 का पावर क्या लिख सकते थे? आपका लिख सकते थे 3 का पावर 4 का वर्ग माइनस 4 का पावर 6 को लिख सकते थे 4 का पावर 3 का पावर 2। ऐसा क्यों लिखा हम लोग? ताकि फॉर्मूला एक याद आ जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसको यूज करने के लिए, आसान करने के लिए हमने ऐसा लिख लिया है, रीराइट कर लिया। तो अभी अभी आपने देखा 3 का पावर 4 मतलब 81 है और वर्ग है तो वर्ग रहने दीजिए। 4 का पावर 3 मतलब 64 है, वर्ग है तो वर्ग रहने दीजिए। अभी आइए ऊपर चलते इसको लिखते हैं। तो 81 मतलब 81 प्लस 64, 81 प्लस 64 आ जाएगा एक पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा? 81 माइनस 64। अब 81 प्लस 64 तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4, 1, 5, 4, 1, 5 हो गया, 8, 6, 14 यानी 145 गुने आपका कितना आ जाएगा? 81 माइनस 64 यानी 17। अब आप एक बात गौर करिए कि पहला भी जब हमने पुट किया तो इसमें 17 आ रहा है, और दूसरे में भी गुना में 17 में आ रहा है, यानी इसका मतलब तय बात है कि जो एक्सप्रेशन है वो 17 से विभाज्य होगा, और 17 से विभाज्य होगा यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। तो आज हम लोगों ने फिर से 5 सवाल को पूरा कर लिया है। अगले वीडियो का इंतजार करें, फिर हम मिलेंगे अगले 5 क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।